देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है निर्धनता वाला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अब आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत में मानव पूंजी निर्माण। ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में आने ही आने हैं और समझने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। बट मानव पूंजी निर्माण को समझने से पहले सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई मानव पूंजी जो है ये किसको कहते हैं। पहले तो हमें मानव पूंजी जो है पता होना चाहिए, क्योंकि जब मानव पूंजी पता होगा तभी तो मानव पूंजी निर्माण के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव पूंजी की। कह रहा है मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार से है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पे एक देश के अंदर ऐसे सभी व्यक्तियों का पाए जाना जिनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, एजुकेशन है, सब कुछ चीजें, ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा, स्वास्थ्य, सब कुछ है। वो जो है मानव पूंजी होते हैं देश की, जिनके अंदर कोई नॉलेज, कोई कौशल, कोई योग्यता, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं होता, वो देश की मानव पूंजी नहीं होती। हर बंदा देश की मानव पूंजी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बोलें कि भारत की जनसंख्या 2 करोड़ है तो भारत की मानव पूंजी 2 करोड़ नहीं है। उस 2 करोड़ लोगों में से जिन लोगों के पास ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा ये चीजें हैं, वो जो है मानव पूंजी है। अगर भारत की जनसंख्या 2 करोड़ है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत की जो मानव पूंजी है वो 2 करोड़ है। जैसे कि एक हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो वहां पे 2 बंदे लेते हैं। एक हम ले लेते हैं गार्ड और एक हम ले लेते हैं अपना प्रिंसिपल। गार्ड की सैलरी कितनी होगी? गार्ड की सैलरी जो है ज्यादा से ज्यादा, अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें, चलो हम मान लेते हैं कि 20,000 रुपये उसकी सैलरी होगी। ठीक है, और अगर वहीं पे हम अपने प्रिंसिपल की बात करें तो उसकी सैलरी मान लो 80,000। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब उससे 4 गुना ज्यादा जो है उसकी सैलरी है। आखिर क्यों? प्रिंसिपल के अंदर ऐसा क्या खास बात है जो इस गार्ड के अंदर नहीं है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रिंसिपल है ना, वो मानव पूंजी है। उसके अंदर कौशल है, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान है उसके अंदर। वो और अपने जैसे टीचर, प्रिंसिपल क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो गार्ड है उसके अंदर कोई नॉलेज, कोई कौशल, कोई योग्यता, कोई स्किल नहीं है। इसी वजह से इसकी सैलरी इतनी और इसकी सैलरी इतनी है। मतलब आपका, आपके अंदर जो कौशल है ना, जो ज्ञान है, जो योग्यता है, उसकी वैल्यू होती है। जितनी ज्यादा अच्छी ज्ञान, नॉलेज, योग्यता, शिक्षा होगी उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू है, और जितनी नहीं होगी उतनी जीरो आपकी वैल्यू है। सिंपल सी बात है। तो हर बंदा मानव पूंजी नहीं है। वो बंदा मानव पूंजी है जिसके अंदर इनमें से कोई ना कोई एबिलिटी है। सबसे पहली बात तो। अच्छा जी, ठीक है। तो मैंने बोला ये प्रिंसिपल है इसलिए इसकी सैलरी जो है इतनी ज्यादा है, ये मानव पूंजी है। अब हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गया पहले तो एग्जाम्पल 1 कि कौन मानव पूंजी है। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। 2 बंदे हैं, ठीक है, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। दोनों ही प्रिंसिपल हैं। ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों के अंदर नॉलेज है, स्किल है, योग्यता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये तो रोजगार में है। मतलब ये अभी स्कूल में लगा हुआ है, ये अभी स्कूल में प्रिंसिपल है। लेकिन अभी किसी भी रीजन की वजह से ये अभी वर्किंग नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं नॉट वर्किंग। ठीक है, नॉट वर्किंग मतलब बेरोजगार है अभी। लेकिन इसके अंदर, ये तो प्रिंसिपल है, इसके अंदर ज्ञान है, कौशल है, योग्यता, बस अभी काम नहीं कर रहा। ठीक है, नॉट वर्किंग की जगह, यहाँ हम लिख देते हैं बेरोजगार है। तो अब क्या ये मानव पूंजी नहीं रहेगा? ये तो काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है ए बंदा और ये काम नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के अंदर सेम सेम ज्ञान है, कौशल है, योग्यता है। तो क्या अब ये मानव पूंजी नहीं कहलाएगा भी?
आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो बंदा रोजगार में है या वो बंदा बेरोजगार है, कोई भी है, चाहे बेरोजगार है चाहे रोजगार है, वो दोनों ही बंदे मानव पूंजी हैं। ये भी मानव पूंजी है और ये भी मानव पूंजी है। दोनों बंदे मानव पूंजी का एग्जाम्पल हैं, भले ही काम कर रहे हो या भले ही काम ना कर रहे हो। इस बंदे, ये भले ही काम नहीं कर रहा लेकिन मानव पूंजी क्यों है? क्योंकि उसने ये थोड़ी ना बोला डेफिनेशन के अंदर कि रोजगार में लगा होना चाहिए। उसने तो डेफिनेशन के अंदर ये बोला है कि किसी भी बंदे के अंदर अगर ज्ञान है, कौशल है, योग्यता है, शिक्षा है, तो वो मानव पूंजी है। तो भाई उसके अंदर तो है ना, अगर काम मिल जाएगा तो वो काम कर लेगा, इस वजह से वो मानव पूंजी है। तो भले ही उत्पादन में लगा हुआ है या उत्पादन में नहीं लगा हुआ, भले ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, रोजगार है बेरोजगार है, वो मैटर नहीं करता, इन चीजों का होना मैटर करता है। तो भाई सबसे पहली बात तो आपको इतनी बात जो है ध्यान में रखनी है। चाहे जैसे मान लो मैं कहता हूँ दो बंदे ले लेते हैं, एक एक्स बंदा है, एक वाई बंदा है, ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, ठीक है, ये जॉब कर रहा है, ये जॉब नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या ये मानव पूंजी नहीं है? है, इसके अंदर योग्यता है, स्किल है, नॉलेज है, मानव पूंजी है, अगर काम मिल जाएगा तो कर लेगा। तो रोजगार में है या बेरोजगार में है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस बंदे के अंदर ज्ञान कौशल योग्यता का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मानव पूंजी मेरे को समझ में आ गई कि भाई हर बंदा मानव पूंजी नहीं है, वो बंदा मानव पूंजी है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो उसने बोला एक पर्टिकुलर टाइम पे एक देश के अंदर जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं, विशेष समय पर जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं एक देश के अंदर, वो देश की मानव पूंजी कहलाती है। मैंने बोला कि 2020 में भारत के अंदर ऐसे 10 लाख लोग थे, ऐसे 10 लाख लोग थे जो कि भारत की मानव पूंजी थे, मतलब जिनके अंदर ज्ञान था, कौशल था, योग्यता थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, सब था। और 2021 के आते आते ये जो है ना 11 लाख हो गए। 2020 में 10 लाख थे, लेकिन 2011 में कितने हो गए? 2011 में हो गए 2021 में हो गए 11 लाख। कितने लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई? 1 लाख। 1 लाख जो है मानव पूंजी के अंदर वृद्धि हो गई। 1 लाख मानव पूंजी के अंदर या मानव पूंजी के स्टॉक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, 1 लाख से बढ़ गया। तो ये 1 लाख क्या कहलाता है? ये 1 लाख आपका कहलाता है मानव पूंजी निर्माण। ये कहलाता है मानव पूंजी निर्माण, मतलब कि मानव पूंजी का जो आपका स्टॉक है, मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब कि क्या लिखा हुआ है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म में एक देश में लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा, अनुभव, इन सब में जब वृद्धि होती है तो उसको मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। 2020 में 10 लाख लोग थे और 2021 में 11 लाख हो गए, 1 लाख लोगों की संख्या में इंक्रीमेंट हो गई। इट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि 1 लाख लोगों के अंदर ज्ञान बढ़ा है, कौशल बढ़ा है, योग्यता बढ़ी है, शिक्षा बढ़ा है, स्वास्थ्य बढ़ा है, इसलिए इसको हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अच्छा जी, मानव पूंजी समझ में आ गया, मानव पूंजी निर्माण समझ में आ गया। अब बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। एक तो होती है मानव पूंजी, ऐसे ही एक और पूंजी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कहते हैं भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी जी क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है? भौतिक पूंजी किसको कहते हैं? भौतिक पूंजी की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर पूंजीगत वस्तु पता है, पूंजीगत वस्तुएं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि मशीन, मशीन जो है ये पूंजीगत वस्तु का एग्जाम्पल होती है। तो जो भौतिक पूंजी है ना वो यही है। भौतिक पूंजी का मतलब पूंजीगत वस्तुएं, और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? यानी कि मशीन। तो भौतिक पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी जो है वो है मशीन, सबसे पहली बात तो। अच्छा, मशीन बनाई किसने? मानव पूंजी ने। जैसे कंप्यूटर किसने बनाया? जिस बंदे, मानव पूंजी ने बनाया ना, जिस बंदे के अंदर नॉलेज होगी, स्किल होगी, योग्यता होगी, उसी ने तो कंप्यूटर बनाया, है ना।
नॉर्मल पर्सन तो कंप्यूटर नहीं बना सकता था, बिल्कुल नॉर्मल, जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, योग्यता नहीं है, वो तो नहीं बना सकता था। कंप्यूटर किसने बनाया? ह्यूमन कैपिटल ने। कंप्यूटर का यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल कर रहा है भाई। अगर कई ऐसे बंदे को कंप्यूटर के सामने खड़ा कर दो जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता, कहाँ से ऑन होता है कहाँ से ऑफ होता है, वो कंप्यूटर चला लेगा? नहीं चला पाएगा। उसको उस मशीन की नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे चला लेगा? मशीन को बनाया किसने? मानव पूंजी ने। मशीन का यूज कौन कर रहा है? मानव पूंजी कर रहा है। और मशीन के अंदर इनोवेशन कौन कर रहा है? मतलब नई नई चीजें, जैसे पहले के कंप्यूटर में और अब के कंप्यूटर में आप अगर देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। तो इनोवेशन कौन कर रहा है? मानव पूंजी कर रहा है। मतलब कि मशीन बनाई किसने? मानव पूंजी ने। मशीन का उपयोग कौन कर रहा है? मशीन का उपयोग कौन कर रहा है? मानव पूंजी कर रहा है। और मशीन के अंदर नए नए मशीन के अंदर नए नए आविष्कार जो है कौन कर रहा है? मानव पूंजी कर रहा है। इनोवेशन, क्रिएट, यूज सब मानव पूंजी ही कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपकी जो भौतिक पूंजी है ना, आपकी जो भौतिक पूंजी है, ये बेटा मानव पूंजी पर निर्भर है। यह मानव पूंजी पर निर्भर है। ये आपको ध्यान रखना है। भाई मशीन कौन बनाएगा? मानव पूंजी बनाएगा। तो जितनी अच्छी देश के अंदर मानव पूंजी होगी, उतना देश के अंदर ज्यादा भौतिक पूंजी होगी, उतनी अच्छी अच्छी भौतिक पूंजी आएंगी, उतनी अच्छी अच्छी मशीनें आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी देश के अंदर। और अगर देश के अंदर मानव पूंजी नहीं होगी तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। भौतिक पूंजी मशीनें कौन बनाएगा? बना ही नहीं पाएगा जब देश के अंदर मानव पूंजी नहीं है। जब ऐसे कोई बंदे ही नहीं है जिनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, योग्यता है, एजुकेशन है, जब उनके अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर मशीनें भी नहीं बनेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानव पूंजी जो है ना, या भौतिक पूंजी मानव पूंजी पर निर्भर है, ये भी कह सकते हो। या आपको ये ध्यान रखना है, इस लाइन को आप ये भी कह सकते हो कि जो फिजिकल कैपिटल जो होती है ना, फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी को फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिजिकल कैपिटल जो है ये मानव पूंजी का, मानव पूंजी का एक अंग है, एक अंग है या एक पार्ट है। भौतिक पूंजी मानव पूंजी पर निर्भर करती है, ठीक है, ये इसका एक पार्ट है। बड़ा कौन हुआ? मानव पूंजी। क्योंकि भाई मानव पूंजी उसको बना रहा है, उसको उपयोग कर रहा है, उसका आविष्कार कर रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? मानव पूंजी। भौतिक पूंजी उसका पार्ट है। और कौन? भौतिक पूंजी मानव पूंजी का पार्ट है। भौतिक पूंजी निर्भर करती है मानव पूंजी पे। और मैंने बोला भौतिक पूंजी के अंदर क्या आता है? भौतिक पूंजी के अंदर आता है मशीन। तो भाई यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा फिजिकल कैपिटल, जितनी ज्यादा देश के अंदर फिजिकल कैपिटल होगी, मतलब जितनी ज्यादा मशीनें होंगी, फिजिकल कैपिटल क्या है? मशीन, उतनी ज्यादा देश की उत्पादन क्षमता होगी, मतलब उतनी ज्यादा देश प्रोडक्शन कर पाएगा। और जितनी ज्यादा देश के अंदर जितनी कम फिजिकल कैपिटल होगी, उतना ही देश कम प्रोडक्शन कर पाएगा। फिजिकल कैपिटल या मशीनें, कुछ भी कह सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, भौतिक पूंजी जो है ना, भौतिक पूंजी, ये जो है देश की उत्पादन क्षमता है। ये देश की उत्पादन क्षमता का, देश की उत्पादन क्षमता का माप है। इससे पता चलता है देश के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा मशीनें, जितनी अच्छी मशीनें, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। जितनी कम मशीनें, उतनी कम प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो भौतिक पूंजी उत्पादन क्षमता को मापता है। जितनी ज्यादा भौतिक पूंजी, उतनी ज्यादा उत्पादन क्षमता। तो मेरे को, मैंने ह्यूमन कैपिटल भी पढ़ ली, मैंने भौतिक पूंजी भी पढ़ ली। दोनों को पढ़ के मेरे को समझ में क्या आया? दोनों को पढ़ के मेरे को समझ में ये आया कि भाई अगर मैं दोनों में डिफरेंस, अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी और भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये मानव है, ये बंदा है ये तो। और ये तो कोई बंदा नहीं है ना बंदी है, ये तो वस्तु है, ये तो मशीन है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद, आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व
अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। इसका हो सकता है, इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका अस्तित्व अलग नहीं हो सकता और इसका अस्तित्व अलग हो सकता है। अस्तित्व का क्या मतलब है? अस्तित्व का ये मतलब है, ये एक डॉक्टर है, ठीक है, मतलब इस बंदे के अंदर क्या क्या इसके अंदर कौशल है, क्या इसके अंदर स्किल है कि ये डॉक्टर है, इसको डॉक्टर की नॉलेज है। एक बारी अगर कोई ये बंदा डॉक्टर बन गया, ठीक है, तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि इस बंदे के अंदर से डॉक्टर की स्किल को निकाल दिया जाए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है एक बंदा इंजीनियर है, उसके अंदर से इंजीनियर की स्किल निकाल दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब एक बंदा जब मानव पूंजी बन जाता है, मानव पूंजी वो क्यों बना? मानव पूंजी वो इसलिए बना क्योंकि उस बंदे के अंदर ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा ये है। एक बारी जब वो मानव पूंजी बन गया, उसके बाद उसके अंदर से वो स्किल, वो नॉलेज नहीं निकाली जा सकती। तो इसको कहते हैं इसका अस्तित्व अलग नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हो सकता है क्या? ये तो मशीन है, ये अपने मालिक से अलग हो सकती है। अस्तित्व अलग होने का मतलब इसका मालिक यही है। अगर ये बंदा डॉक्टर है तो इस स्किल का मालिक यही है, लेकिन यहाँ पे इसका मालिक, मशीन बेच दी दूसरे को, मालिक चेंज हो गया, उसका ऑनर बदल गया, ठीक है, तीसरे को बेच दी वो बन गया, चौथे को बेच दी वो बन गया। तो इसका अस्तित्व हो सकता है। इसके बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? और मैंने क्या पढ़ाया कि भाई ह्यूमन कैपिटल जो है ना, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो है ये एक विस्तृत विचारधारा है, ये भी कह सकते हो, ये एक विस्तृत विचारधारा है। और ये जो है ये एक संकुचित है, या ये भी लिख सकते थे आप कि ये और मैंने क्या बताया, फिजिकल कैपिटल इसका एक पार्ट है, इसका एक भाग है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन कैपिटल इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो। मानव पूंजी भौतिक पूंजी के ऊपर निर्भर नहीं है, भौतिक पूंजी मानव पूंजी के ऊपर निर्भर है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा सबसे ज्यादा। अच्छा जी, मैंने मानव पूंजी भी पढ़ लिया और मैंने भौतिक पूंजी भी पढ़ लिया। तो जितनी ज्यादा मशीनें बनेंगी उतना ज्यादा अच्छा है। और मशीनें कौन बनाएगा? मशीनें मानव पूंजी बनाएगा। और मशीनों का उपयोग कौन करेगा? मानव पूंजी करेगा। मशीनों के अंदर नई नई इनोवेशन कौन करेगा? मानव पूंजी करेगा। तो देश के अंदर मानव पूंजी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा मानव पूंजी होगी तो ही तो मशीनें बनेंगी, अगर नहीं होगी तो नहीं बनेंगी, जब ऐसे लोग ही नहीं होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मानव पूंजी बने कैसे? क्वेश्चन ये है कि मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी जो है वो कैसे क्रिएट हो सकती है। टॉपिक का नाम है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो इस टॉपिक का आपको मतलब समझना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ये टॉपिक 3 चीजों पे फोकस करता है। क्या? पहला जो है कि भाई मानव पूंजी के स्टॉक में किस तरीके से वृद्धि की जाए, मतलब ऐसे लोगों की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए जिनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, मतलब ह्यूमन कैपिटल के अंदर, मानव पूंजी के अंदर वृद्धि करना, मानव पूंजी निर्माण करना। इस टॉपिक का एक तो ये मतलब है। या जो भी बंदे, जो भी अनुत्पादक बंदे हैं, अनुत्पादक जो श्रमिक है, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है उनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, बेरोजगार हैं। जैसे मैंने बोला एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, वो मानव पूंजी है लेकिन बेरोजगार है, भी काम नहीं कर रहे। तो अगर मैं उसको काम धंधा दिला दूं, उत्पादक श्रमिक में बदल दूं, तो भी वो मानव पूंजी निर्माण का, तो भी वो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कहलाएगा। ये भी आप इसमें कह सकते हो। या अगर मैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दूं, अगर मैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दूं, कार्य कुशलता को अगर मैं बढ़ा दूं, तो भी वो मानव पूंजी का पार्ट माना जाएगा, मानव पूंजी के स्रोत का पार्ट माना जाएगा। तो मुझे वो इस टॉपिक के अंदर क्या है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, इस टॉपिक के अंदर मुझे वो सारे के सारे पॉइंट बताने हैं जो इन तीनों में से कोई भी एक काम कर दे। या तो मानव पूंजी के स्टॉक को बढ़ा दें, या
जो अनप्रोडक्टिव लेबर है, मानव पूंजी तो है, लेकिन बस उन्हें काम नहीं मिल रहा, उन्हें काम धंधा दिला दे या उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे। वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इन तीनों में से कोई ना कोई काम कर देगा, ये हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहला है शिक्षा पर्व है। उसने क्या बोला ऊपर, मानव पूंजी कौन है, जिस बंदे के अंदर नॉलेज है, जिस बंदे के अंदर शिक्षा है, भाई यही तो लिखा हुआ है, जिस बंदे के अंदर कौशल है, शिक्षा है, एजुकेटेड है, वो बंदा मानव पूंजी है देश की। शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा मानव पूंजी का सबसे बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि जब तक एजुकेशन ही नहीं होगी, भाई डॉक्टर है, टीचर है, कुछ भी है, मानव पूंजी तो तभी बनेगा ना जब एजुकेशन होगी। अनएजुकेटेड बंदा तो कैसे मानव पूंजी बन जाएगा, वो बन ही नहीं सकता। तो शिक्षा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज लोग लोन तक लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम जो लोन ले रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फ्यूचर में मुझे जो इसका रिटर्न मिलेगा वो कहीं ज्यादा मिलेगा। तो शिक्षा से मानव पूंजी बनते हैं, तो इससे ये क्या करेगा, ये मानव पूंजी में वृद्धि करेगा। अच्छा, दूसरे पे लिखा हुआ है, कौशल विकास पर वह, मतलब कि जब आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते हो, जो आपके अंदर स्किल है उसको और अच्छे से करने का काम करते हो, उसको और डेवलप करने का काम करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। नौकरी के साथ प्रशिक्षण, अगर आप, जैसे हम जब कहीं जॉब पे जाते हैं, जब हम कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब वाले आपको क्या देते हैं, जॉब वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग को कहते हैं प्रशिक्षण। वो ट्रेनिंग क्यों देते हैं, वो ट्रेनिंग इसलिए देते हैं, भले ही आपको काम आता हो ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है किसी भी चीज की कि आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस को सुधार सको और काम को अच्छे तरीके से कर सको। तो इससे भी क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर आप 1 घंटे में, मान लो आपको टाइपिंग का काम आता है, ठीक है, आपको टाइपिंग का काम आता है, आप 1 घंटे में 20 पेज लिख देते हो, 20 पेज टाइप कर देते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए और अच्छे से, आपने 1 घंटे में अब आप 25 पेज लिखने लग गए। तो आपको ट्रेनिंग दी गई कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिया करो, आप ऐसे नहीं ऐसे किया करो, अब आप एक ही घंटे में 25 पेज लिखने लग गए, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। या अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आज ये बोलूं 45 मिनट में आपने 20 पेज लिख दिए, पहले 1 घंटा ले रहे थे, अब 45 मिनट में लिख दिए, तो भी वो एफिशिएंसी इंक्रीज होना कहलाएगा। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा जी, फिर है लोगों के स्थानांतरण पर वह, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो एक इंजीनियर है, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, लेकिन उसको वहां काम नहीं मिल रहा, उसको ये पता है कि शहरी क्षेत्रों में जाकर मुझे काम मिल जाएगा, तो वो बंदा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरण कर रहा है। क्यों कर रहा है, यहाँ वो इंजीनियर था लेकिन अभी बेरोजगार था, उसको यहाँ काम नहीं मिल रहा, लेकिन मानव पूंजी तो है ना, मैंने बोला काम कर रहा हो या ना कर रहा हो मैटर नहीं करता, काम कर रहा है या ना कर रहा हो मैटर नहीं करता, उसके अंदर मानव स्किल, योग्यता, एजुकेशन ये होना चाहिए। तो यहाँ उसे काम नहीं मिल रहा था, उसको ये पता है शहरों में मुझे काम मिलेगा जिस टाइप की मेरी फील्ड है, तो वो गांव से शहर की तरफ आ गया। क्यों आया, गांव से शहर की तरफ क्यों आया, क्योंकि उसे पता है मैं यहाँ पे अभी बेरोजगार हूँ, अभी मैं रोजगार में मेरे को अगर काम मिल गया तो मैं अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बन जाऊंगा। तो यहाँ पे आने जाने में या रहने में, खाने में, पीने में खर्चा लगेगा, पैसे खर्च होंगे, यहाँ से यहाँ आना, ट्रांसपोर्टेशन का, फिर वहां पे रह के घर लेना, फिर वहां का रहन सहन, खाना पीना, सब चीज में पैसा खर्च होगा। तो वो पैसा जो खर्च हो रहा है केवल किस लिए, वो बंदा क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो बंदा क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है इन सब के लिए, क्योंकि वो मानव पूंजी तो है, अनप्रोडक्टिव है। अगर वो माइग्रेट कर जाता है तो उसको शहरों में जॉब मिलने के चांस हैं, और उसे पता है जॉब मिलेगी और मैं प्रोडक्टिव बन जाऊंगा। तो लोग स्थानांतरण पर जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो जो है मानव पूंजी का पार्ट कहलाता है। इससे क्या होगा, इससे उसको रोजगार मिल जाएगा, वो प्रोडक्टिव बन जाएगा। सूचना पर वह, अब यही बंदा है
जब इसको किसी इसको इसने कहीं सर्च किया होगा, कहीं नॉलेज ली होगी कि शहरी क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे कंपनियां इंजीनियरिंग के लिए हायरिंग कर रही है, यहाँ पे जॉब है, यहाँ जॉब नहीं है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन पे अच्छी जॉब के लिए, मान लो जॉब कर रहा था और अच्छी जॉब के लिए, दूसरी अच्छी सैलरी के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है वो भी क्या होता है, मानव पूंजी का, मानव पूंजी के स्रोत का पार्ट माना जाता है। इससे भी बंदे को रोजगार मिलता है, अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बनता है। और लास्ट आता है स्वास्थ्य पर व्यय। स्वास्थ्य पर व्यय का क्या मतलब है, अब भाई जब अच्छी हेल्थी नहीं होगी, एक हेल्दी बंदा और एक अनहेल्दी बंदे में से कौन अच्छा काम कर सकता है, सिंपल सी बात है, हेल्दी बंदा अच्छा काम कर सकता है। तो हेल्थ पे जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो भी मानव पूंजी का स्रोत माने जाते हैं। मैंने बोला स्रोत का मतलब क्या है, जो तीन काम कर दें, या तो वृद्धि या एफिशिएंसी या बंदे को रोजगार दिला दें। अगर ऐसे पॉइंट बताने हैं स्रोत के अंदर जो तीन काम कर दें, या तो मानव पूंजी को बढ़ा दें, या बंदे की एफिशिएंसी बढ़ा दें, काम पहले से वो ज्यादा अच्छा कर सके, या उस बंदे को, जो मानव पूंजी है उस बंदे को अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब होता है मानव पूंजी के स्रोत। अच्छा जी, तो ये 6 पॉइंट हैं जिससे हम, ये 6 पॉइंट हैं जिससे हम मानव पूंजी के स्रोत का निर्माण कर सकते हैं और देश के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक विशेष समय में ऐसे लोगों की संख्या के अंदर वृद्धि कर सकते हैं जिनके अंदर ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य होगा। जितनी ज्यादा मानव पूंजी उतना ज्यादा देश के लिए गर्व की बात, जितनी कम मानव पूंजी उतना देश के लिए प्रॉब्लम एरिया है। क्योंकि मानव पूंजी पे ही तो भौतिक पूंजी निर्भर है ना। जब मानव पूंजी ज्यादा होगी, जब मानव पूंजी ज्यादा होगी तो ही तो भौतिक पूंजी वगैरह बनेगी, तभी तो हमें नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। लेकिन भारत के अंदर दिक्कत क्या है, आखिर क्यों भारत के अंदर ऐसे लोगों की संख्या नहीं बढ़ पाती जिनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, ये टैलेंट है, ये क्यों नहीं बढ़ पाते ऐसे? इसके 6 रीजन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन, जो कि एक नॉर्मल रीजन है, हर प्रॉब्लम का केवल एक ही रीजन है जिसका नाम है जनसंख्या में वृद्धि। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से गरीबी, बेरोजगारी, मानव पूंजी हर जगह प्रॉब्लमैटिक एरिया में जो है क्रिएट हो जाता है। क्योंकि भाई हर जगह ले लीजिए आप, जनसंख्या इस तरीके से बढ़ रही है जिससे मानव पूंजी की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा बेकार हो रही है। इतनी इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी की जनसंख्या उपलब्ध है। अब भाई अब मान लो सर्विस अवेलेबल है 1000 लोगों के लिए और बंदे हैं हमारे पास 10,000 उसी चीज के लिए। तो इससे जो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, एजुकेशन में ले लीजिए, हेल्थ में ले लीजिए, किसी भी चीज में ले लीजिए, ठीक है, हेल्थ सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देख लो, कॉलेजों के अंदर जाके देख लो, कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कोई जॉब निकल जाए, जॉब निकलती है 10,000 भर रहे होते हैं वहां पे, 2-2, 3-3 लाख फॉर्म भर रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है जनसंख्या की वजह से। ठीक है, तो भाई ये तो एक ऐसा रीजन है जो हर जगह फिट बैठता है। ये सबसे पहला दिक्कत है जिसकी वजह से भारत में ऐसे लोग नहीं बन पा रहे हैं। प्लस दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, संसाधनों की कमी, अपर्याप्त संसाधन। ये जो है यहाँ पे आप लिखेंगे अपर्याप्त, अपर्याप्त अपर्याप्त संसाधन का जो है क्या, संसाधन जो है जितने होने चाहिए इन सब चीजों के लिए, भाई जितने हमारे पास लोग हैं, जिस तरीके से हमारे पास जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं है। तीसरा है प्रतिभा पलायन। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने दिया था कि बंदा ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ चला गया, जिसको मैंने स्थानांतरण का नाम दिया था। क्यों चला गया, काम धंधा मिल जाए। लेकिन बेटा ये तो स्थानांतरण कहलाता है, माइग्रेशन। लेकिन अगर एक बंदा एक देश से, अगर जैसे मान लो भारत से एक देश से अगर दूसरे देश में चला जाए, एक देश से अगर दूसरे देश के अंदर चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रतिभा पलायन। मतलब क्या हुआ इसका, प्रतिभा पलायन। वो क्या कहलाएगा,
वो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। पढ़ा यहाँ पे, सब कुछ यहाँ करा, भारत की मानव पूंजी थी, और जाके कहाँ चला गया, जाके चला गया दूसरे देश के अंदर। ठीक है, क्यों चला गया वो, भारत के अंदर उसको जो उसको चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा भारत के अंदर, सैलरी जॉब कुछ भी हो सकता है उसका रीजन, वो जैसा भारत से एक्सपेक्ट कर रहा था उसको भारत में नहीं मिल रहा था, तो वो कहाँ चला गया, दूसरे देश में, अपनी अपनी मानव अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को, अपनी योग्यता को दूसरे देश में दिखाने के लिए। था यहाँ का मानव पूंजी और जाके कहाँ बन गया, दूसरे देश की। तो जब एक देश से बंदा दूसरे देश में चला जाता है वो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। ये देश ही बदल दिया उसने। ये और स्थानांतरण, ये बेटा विद इन द कंट्री है, ये एक देश के अंदर ही है, बस गांव से शहर की तरफ जा रहा है। प्लस ये सबसे बड़ा रीजन है, इसी वजह से मानव पूंजी हो भी रही है, होने के बावजूद दूसरे देश में चली गई। तीसरे तो सबसे खतरनाक है, मानव पूंजी का उचित प्रबंध नहीं। हमारे पास जितने लोगों की डिमांड की, लेबर की जितनी डिमांड है ना, सप्लाई हमारे पास उससे 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। कोई मैनेजमेंट ही नहीं है मानव संसाधन का कि कितने लोग चाहिए कितने नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता। जॉब्स निकलती हैं, 10,000 बंदे होते हैं उसके लिए हमारे पास 1 लाख, तो बहुत ही अनप्लान है। कोई प्लान ही नहीं है कि भाई क्या क्या है, कितनी कितनी ह्यूमन पावर चाहिए आपको, कितनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं पता। और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एजुकेशन, सब मैनेजमेंट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इन दोनों का अभाव है। और हेल्थ फैसिलिटी का अपर्याप्त विकास, हेल्थ सेक्टर जो है जैसा होना चाहिए था उस मुकाबले में अच्छा नहीं है, और जितना है वो एक पहले वाले रीजन की वजह से और भी बदतर होता जा रहा है। अब भाई आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, लाखों लोग करोड़ों लोग लगे रहते हैं, भले ही फैसिलिटी है हेल्थ सेक्टर की, लेकिन इस रीजन की वजह से प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति जो गुणवत्ता है, जैसे बंदे एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पड़े हुए हैं, तो भाई ये क्या हो रहा है। तो ये सब फैसिलिटी तो है, प्रति व्यक्ति के फैसिलिटी है, लेकिन अगर एक लिमिटेड जनसंख्या होती, जनसंख्या के मुकाबले में भारत के अंदर जैसा होना चाहिए वैसी हेल्थ स्ट्रक्चर, अभी उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। अभी भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाए, एक पे दो दो तीन तीन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये सारे जिसकी वजह से बेचारे को जो बीमारी होती भी नहीं है, बगल वाली बीमार, बगल वाले के बगल में लेट के और उसको बीमारी लग जाए। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी जो है भारत के अंदर नहीं बन पाती है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ये प्रॉब्लम एरिया है हमारे लिए। लोग दूसरे देशों में ना जाएं, हमारे देश के अंदर रहें, जनसंख्या कंट्रोल में रहे, जितने संसाधन चाहिए उतने रहें। एक प्लान करें भाई, कितनी डिमांड चाहिए, क्या है सप्लाई इतनी ज्यादा क्यों है, उस जितने लोग हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में करें और हेल्थ स्ट्रक्चर को ठीक करें, तब जाके देश में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या करता है मानव पूंजी देश के अंदर, कार्य कुशलता और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है, लोगों का दृष्टिकोण और बिहेवियर, उन दोनों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। भाई एक एजुकेटेड बंदा और एक अनएजुकेटेड बंदा, दोनों का वे ऑफ टॉक, थिंकिंग, बात करना, बिहेवियर सब अलग अलग होंगे एज कंपैरिजन टू अन अन अनएजुकेटेड बंदा, सिंपल सी बात है। और जब मानव पूंजी होगी तो ही तो देश के अंदर रिसोर्सेज वगैरह, रिसर्च वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, इनोवेशन वगैरह, ये सब कौन करेगा, ये सब मानव पूंजी ही तो करेगा, तभी तो ये सब चीजें बढ़ेंगी। जब अच्छी हेल्थ होगी तो ही तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। जब अच्छी हेल्थ मानव पूंजी का स्रोत है, अभी हमने पढ़ा। भाई जब अच्छी हेल्थ होगी, प्रति व्यक्ति हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, तो ही तो लॉन्ग टर्म में बंदा ज्यादा जी पाएगा, तभी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका जीवन स्तर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो पाएगी। जब अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा रहने की जगह, पानी वगैरह, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज जब अच्छी मिलेगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मानव पूंजी कई सारे काम करता है, अगर देश के अंदर हो तो ये सारी चीजें होंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इनोवेशन, दृष्टिकोण, व्यवहार और एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई लाइक सूचना पर व्यय हो गया, प्रशिक्षण पर व्यय हो गया,
और उत्पादकता में भी स्तर में बढ़ेगी। अगर जैसे अनप्रोडक्टिव बंदा प्रोडक्टिव में बढ़ जाए तो काम धंधा उसको मिल जाएगा, तो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लोग काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो कई सारे रीजन है, कई सारे रीजन है जो मानव पूंजी की इंपॉर्टेंस को, जो मानव पूंजी की इंपॉर्टेंस को जो है दर्शाते हैं कि मानव पूंजी का होना एक देश के अंदर कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो आपको इतना जो है ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, भाई ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि जी मानव पूंजी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मानव पूंजी ये करती है, मानव पूंजी वो करती है। तो मानव पूंजी की जो है, मानव पूंजी की जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है देश के अंदर। और मानव पूंजी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा सबसे बड़ा सोर्स है मानव पूंजी का। ये आपको जो है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है शिक्षा क्या करता है। भाई शिक्षा लोगों की उत्पादकता को बढ़ाता है, शिक्षा से अच्छे नागरिक बनते हैं, शिक्षा से देश के संसाधन जो है उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाता है। इससे साइंस टेक्नोलॉजी का विकास होता है, बंदे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, बंदे के अंदर स्किल डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये इस चीज को जो है, ये इस चीज को जो है प्रदर्शित कर रहा है। एजुकेशन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, एजुकेशन से अच्छे नागरिक बनते हैं, एजुकेशन से टेक्नोलॉजी वगैरह का जो विकास होता है, साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्चर, टेक्नोलॉजी, सब कैसे आएंगे भाई, एजुकेशन से आएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन से होगी, स्किल की डेवलपमेंट एजुकेशन से होगी, हर चीज एजुकेशन से होती है। एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर, इसी वजह से, इसी वजह से ही एजुकेशन को बंदा अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए लोन तक लेने के लिए, लोन तक लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अच्छा जी, तो ये तो थ्योरेटिकल है, ये तो आपको हेडिंग हेडिंग ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे देखिए क्या ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है भारत में मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों है। भारत में मानव संसाधन विकास संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत के केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय दिस दिस और दिस। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चार मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। केंद्र और राज्य स्तरों पे जो शिक्षा मंत्रालय, मतलब एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो जो एजुकेशन इंडिया के अंदर है, शिक्षा का इतना इंपॉर्टेंस है, तो शिक्षा के लिए भारत क्या कर रहा है। एक तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनसीईआरटी, इसको आपका पूरा नाम जो है, इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जो है क्या है, क्या करता है एनसीईआरटी, अभी नीचे आएगा लिख के कि एनसीईआरटी क्या करता है। ऐसे ही दूसरा जो है वो है यूजीसी, इसको क्या कहते हैं विश्वविद्यालय, वो स्कूल लेवल पे, ये कॉलेज लेवल पे। और ऐसे ही है एआईसीटीई, इसका नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन का काम है वो एआईसीटीई करता है। कॉलेजेस से रिलेटेड जितने भी फंडिंग वगैरह का काम है, जो भी फंडिंग वगैरह का जो भी काम है, या जो भी एजुकेशन, एजुकेशन बुक्स वगैरह का जो भी काम है वो ये करेगा। एंड हायर लेवल पे जितने भी एजुकेशन का काम है वो ये करेगा। इसी तरीके से हेल्थ का जो काम है उसके लिए कौन है, आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ये आपको बेटा ये चारों ध्यान रखने हैं। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कौन काम करता है, आईसीएमआर, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन काम करता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ये चारों वर्ड एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई और आईसीएमआर, ये चारों के चारों एक नंबर में कई बारी एग्जाम में जो है, कई बारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि ये क्या, इनका क्या ना, इनके फुल फॉर्म बताइए और ये किस किस काम के लिए, ये किस किस काम के लिए बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास, ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो टॉपिक जो है हमारा पूरा का पूरा डिलीट है 30% सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो ये हमें नहीं है, ये हमें जो है कुछ भी
नहीं पढ़ना, इसको जो है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, आपको बस जो है आपको बस जो है एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अभी हम एक पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सरकार लाई है, शिक्षा का अधिकार, जिसमें कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए, मतलब कि फर्स्ट से 8th तक फ्री एजुकेशन सरकार जो है वो उपलब्ध कराती है। ठीक है, उस ये राइट टू एजुकेशन कहता है। ये अभी आगे आएगा, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब डिलीटेड है, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चारों के चारों आप जो है घोल कर पी जाइएगा। ठीक है, यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएमआर, ये तो इग्नू यहाँ पे लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी जो ऊपर मैं आपको बता रहा था। ये चारों के चारों क्या काम करते हैं? यूजीसी विश्वविद्यालय से रिलेटेड फंडिंग का काम करता है, एनसीईआरटी उच्चतर माध्यमिक स्तर में बुक्स वगैरह का काम करता है, एआईसीटी तकनीकी शिक्षा का काम करता है, आईसीएमआर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम करता है। तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में कई बारी एग्जाम में जो है ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? एजुकेशन से रिलेटेड ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आना नहीं है, पेपर आना है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आपको ध्यान रखना है? ये तो आपने सारी की सारी चीजें पढ़ ली, ये तो हमें जो पढ़ना है ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट भी बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। आप चाहो तो कॉपी में लिखना चाहते हो तो कॉपी में आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो लिटरेसी रेट है 2021 के अकॉर्डिंगली वो भी कितनी है? 74.04%। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब अप्रोक्स 74% जो है, अप्रोक्स 74% जो है वो इंडिया की लिटरेसी रेट है अभी। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये तो है इंडिया की। ठीक है, और उसके अंदर केरल की, मतलब ये तो देश की बात हो गई, और राज्य की अगर हम बात करें तो किस राज्य की सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर? तो वो है केरल। केरल की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो केरल की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, वो है 94। ठीक है, ये क्या है? हाईएस्ट, ये है हाईएस्ट के अंदर स्टेट वाइज। और अगर इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करते हैं लोएस्ट की, तो वो है बिहार। बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो है केवल 61.80%। ये क्या है? ये है सबसे लोएस्ट। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट, और इंडिया की लिटरेसी रेट ये कितनी है? ये आपको जो है ध्यान रखनी है। अच्छा जी, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है आपको? उसके बाद एक वर्ड है, अच्छा एक मैं ये आपको बता रहा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या है ये? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है फर्स्ट टू एट, ठीक है, या 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये कब आया था ये आपको ध्यान रखना है। 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 को ये जो है पास किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन वगैरह जो है प्रोवाइड की जाएगी। 4 पॉइंट तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 5। इसको कहते हैं सकल नामांकन अनुपात।
सकल नामांकन अनुपात क्या होता है? ग्रॉस ग्रॉस इनरोलमेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का क्या मतलब होता है? मतलब कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का मतलब ये होता है कि कितने बच्चों ने, देखो एजुकेशन को ना 3 जगह डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, ठीक है। तो कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, वो कहलाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। मतलब कि जैसे मैं क्या बात करूं, प्राइमरी लेवल की अगर बात करूं, प्राइमरी के अंदर मान लो प्राइमरी के अंदर हम काउंट करते हैं 1st to 8th तक के, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर आता है 1st to 8 और 6 से 14 साल के बच्चे, ठीक है। तो मैंने बोला 6 से 14 साल के बच्चे भारत के अंदर, 6 से 14 साल के बच्चे भारत के अंदर 1 लाख हैं, ठीक है। लेकिन एडमिशन कितने ने लिया, एडमिशन कितने ने लिया, एडमिशन जो लिया वो लिया केवल 50,000 बच्चों ने, केवल आधे बच्चों ने। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कितनी हो जाएगी, 4 जीरो से 4 जीरो, और ये हो जाएगा आधा, आधा हो गया 0.5, 0.5% जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हो जाएगी। तो भाई मतलब 50% कह सकते हो, 50% जो है, 50% बच्चों ने ही एडमिशन लिया। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या होती है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो आपको ये बताती है, जैसे मैंने ऐसे प्राइमरी में बताया, फिर ऐसे सेकेंडरी के आता है 9 से 12, फिर ऐसे ही हायर। तो ऐसे जितने जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर के लिए, उनको जो है उस रेशो को क्या कहते हैं, उस रेशो को जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के नाम से जाना जाता है कि कितने बच्चों ने अपना नाम नामांकित कराया है पढ़ने लिखने के लिए। प्राइमरी में कितनों ने कराया, सेकेंडरी में कितनों ने कराया, और हायर में किसने कराया, और टेक्नोलॉजी में कितने करने कराया, हेल्थ के अंदर कितनों ने कराया, उसको कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। ये आपको ध्यान रखना है, 5 पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो सातवीं जो योजना है ना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर बल दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लेता है, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर बल दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो 7वीं योजना है, ठीक है। 7वीं मिल जाए तो 7वीं है वैसे तो, अदरवाइज अगर 8वीं भी दिख जाए तो 8वीं पे भी आप जो है टिक लगा सकते हैं, बट वैसे तो 7वीं ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है 7वीं योजना है जिसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर बल दिया। बेटे 7 चीजें, ये 7 चीजें, और सॉरी 6 पॉइंट हो गए, और 7वां जो है वो है यूजीसी, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, ठीक है, और आईसीएमआर। इन सबके नाम और ये क्या काम करते हैं, इनके सबके पूरे पूरे नाम और इन सबके पूरे पूरे काम। ये 7 पॉइंट तो बेटा आप गोल कर पी जाइएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, ठीक है। बस इतना आपको जो है, इतना आपको इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ना है।